है गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है दाग अच्छे हैं पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। जी हाँ, सारी राजनीतिक पार्टियों को दाग अच्छे लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि मानता नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे ये दाग कतई पसंद नहीं है, इनको आप लोग धुल दीजिए। वो धुलने पर लगा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं कि मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि नहीं, ये दाग अच्छे हैं, सबको प्रिय है। अब दाग मतलब दागी जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो क्यों राजनीतिक पार्टियों को रास आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुचिता का नारा देने वाली राजनीतिक पार्टियां जब टिकट बंटवारे का काम करती हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन नेताओं को टिकट देती हैं जो बाहुबली हैं या पावर जिनके पास में या पैसे हैं जिनके पास में, उनको टिकट दिया जाता है। और इन मामले में कोई भी राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है। छोटी से छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी, दोनों नेशनल पार्टियों की बात करें एक ही बात है, तमाम रीजनल पार्टीज की बात करें उनका भी यही हाल है। सबका हाल कमोबेश यही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नाराज है। अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक पार्टियां इन जो बाहुबली है उनको टिकट देती क्यों है। दरअसल ये मसल पावर दिखाने न सिर्फ अपनी सीट निकाल करके देते हैं, बल्कि आस पड़ोस की सीट पर भी उस पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव जमा देते हैं। यही कारण है हर राजनीतिक पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, और जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा? जो बाहुबली होगा, जो पैसे से धनी होगा, इसलिए उनको टिकट दिया जाता है। और ये इसकी विडंबना ये देखिए कि लोकतंत्र पर कितना शुचिता का कितना वो हो रहा है कि 2004 से लेकर के 2000 अब 2020 और 21 चल रहा है। 2019 की जो लोकसभा बनी थी उसमें अगर हम बात करें तो 43% यानी कि करीब 50% के करीब हम पहुंच रहे हैं। 43% सांसद ऐसे हैं जो कि दागी हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो यहां भी करीब 150 विधायक जो हैं वो दागी हैं। तो ऐसे में, और ये एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, ये समस्त राजनीतिक पार्टियों की बात है, सबको दाग अच्छे लगते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अगर अब की वॉशिंग मशीन नहीं लगाई और अब की अगर इनको ढंग से नहीं धुला, इनको बाहर नहीं निकाला, तो हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। चुनाव आयोग को भी इसने ताकीद कर दिया है कि अगर आइंदा उसके आदेशों का पालन नहीं हुआ तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम चेतावनी के बाद क्या ये राजनीतिक पार्टी अपना सुर बदलेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, और ये भी समझिए कि पवित्र जो संसद है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में गए थे तो साष्टांग प्रणाम किया था और शुचिता की बात की थी। दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी शुचिता की बात कर रही है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो वो शुचिता कहां चली जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमाम सियासी पार्टियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने उम्मीदवारों के इंतखाब के 48 घंटे के भीतर उनका आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करें। जस्टिस RF नरीमन और BR गवई ने अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले में बदलाव करते हुए कहा है कि सियासी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के चुनाव के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम 2 हफ्ते पहले जो भी पहले हो पब्लिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को पब्लिश करने में कई सियासी पार्टियों की तरफ से नाकामी का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं करने वाली पार्टियों के खिलाफ उल्लंघन मानकर पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज या निलंबित रखा जाएगा। आयोग ने ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उल्लंघन के मामले में दिया है।
जो हालात हैं उत्तर प्रदेश की, जितने अपराधी हैं, जितने बाहुबली हैं, जितने लोगों पर एलिगेशन लगे, अगर महिलाओं के साथ अन्याय के, अत्याचार के, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने निकल कर आए। ये सरकार पूरी तरह, और सरकार में बैठे लोग पूरी तरह जनता के सामने प्रदर्शित हो चुके हैं। इनके जाने का समय आ गया। जहां एक और विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आता जा रहा है, तो वहीं सियासी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए आपराधिक छवि वाले दबंगों और माफियाओं का सहारा लेने में जुटी हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और सभी पार्टियों को सख्त आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संभावना हो गई है कि आपराधिक छवि वाले माफियाओं का राजनीतिक रंग में रंगने का सिलसिला थमेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद क्या ये राजनीतिक पार्टियां सुधरेंगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कब शुरू होगी शुचिता की लड़ाई, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में यहाँ लखनऊ स्टूडियो से संजय मौर्य जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है संजय मौर्य जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर स्टूडियो से हमारे साथ में डॉक्टर रोहित सक्सेना जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। आपका बहुत स्वागत है रोहित सक्सेना जी। समाजवादी पार्टी के आर्य उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है रमेश ठाकुर जी। हम संजय मौर्य जी का रुख करेंगे। संजय मौर्य जी, कब खत्म होगा ये सिलसिला दागियों को टिकट देने का, और कब शुचिता की लड़ाई शुरू होगी? सारी राजनीतिक पार्टियां कहती तो हैं कि वो दागियों को पसंद नहीं करती हैं, बाहुबलियों को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन घूम फिर के टिकट उन्हीं को देती हैं। देखिए, आप एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब 1990 के बाद अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो पहले उत्तर प्रदेश में जब हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो अपराधीकरण हुआ है राजनीति का, और सभी पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन सारे लोगों ने जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया और उनको सदन में भेजने का काम किया, वो एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न रहा। और जहां तक रहा सवाल, देखिए कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के बाद उसने एक बात उसमें कोट किया कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। दरअसल क्या है कि जब संविधान की जो पृथक्करण का सिद्धांत है, जिसमें व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, तो तीनों की एक सीमाएं हैं। उन सीमाओं को तीनों लांघ नहीं सकते। अब नैतिकता के आधार पर पॉलिटिकल पार्टियों को टिकट देना पड़ता है। अब वो नैतिकता ज्यूरिस्प्रूडेंस पे होती है। वो नैतिकता जो होती है वो पार्टियों की सोच पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से, किस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किस प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है। उस्मानी साहब, संजय मौर्य जी कह रहे हैं कि 1990 के बाद जब से इनका अवसान हुआ उत्तर प्रदेश में और आप लोगों का सितारा चढ़ा, तब से ये विधानसभा में शुचिता जाती रही और लोकसभा में भी यही हाल है। जी, आपने कैसे मुद्दे के ऊपर जो आज डिबेट रखी, इसके लिए हम आपको सबसे पहले भूर भूर आपकी प्रशंसा करते हैं और बधाई देते हैं आपको कि आपने जो है, जो जिससे ये देश चलता है, जो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव लड़ने के बाद जीतती हैं, सरकार बनाती हैं, और उसमें जो आपराधिक किस्म के लोग जो चुनाव जीत के जा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे वो लोकसभा हो, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी स्वागत करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है, निर्वाचन आयोग से हम अपेक्षा करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराए। और जब इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो राजनेता हैं, विधायक और एमपी जो हैं, ये
आपराधिक किस्म के लोग होते हैं, इनके लिए अलग कोर्ट की स्थापना की जाए। हर जनपद में MP MLA कोर्ट बन गए हैं और उन कोर्ट में इनके मुकदमों की त्वरित गति से सुनवाई हो रही है, त्वरित गति से इनको सजा मिल रही है। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि कई मंत्री जो हैं और कई विधायक जो हैं उनकी सदस्यता चली गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव के कुलदीप सेंगर जी हो, उनकी भी सदस्यता चली गई। तो आज जो ये भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरा की बात करती है, इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, निर्वाचन आयोग के आदेश का को फॉलो करना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए कड़ाई से। हम देख रहे हैं कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है भारत की सरकार में, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आपने कई बार संभावना व्यक्त की है। जो दिल्ली में विस्तार हुआ, मैंने देखा कि उसमें कई ऐसे आपराधिक किस्म के लोग हैं जिनके ऊपर 302 के मुकदमे चल रहे हैं, जो सजाए याफ्ता हैं, जिनको कोर्ट से सजा मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर रखा है। ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया। क्या आप उम्मीद करते हैं राजनीति में स्वच्छता की? क्या आप उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी की? जब इस तरीके के आपराधिक लोग जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो उस्मानी साहब। जब इस तरह के अपराधी लोग सदन में बैठेंगे तो क्या होगा सदन का? सदन की पवित्रता कहां जाएगी? डॉक्टर रोहित सक्सेना, आप सुन रहे हैं, आपकी तो नई नई पार्टी है, अभी उतनी अभी से बाकी है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? मैं चाहूंगा आज का जो मुद्दा है वो राजनीतिक पार्टियों के आपस में बहस का मुद्दा नहीं है, वो मंथन का मुद्दा है। और हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो उस पर चिंता जताई वो चिंता क्या है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान कहता है, हमारे 3 प्रमुख, मतलब ऐसे 4 स्तंभ कहे गए, 3 प्रमुख स्तंभ जिनको संविधानों में अंकित किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट की चिंता यह है कि विधायिका में बैठ करके जो लोग कानून बनाते हैं, यदि वो ही दागी हुए और अपराधी हुए तो उनके द्वारा बनाए गए कानून कार्यपालिका द्वारा लोगों पर इन्फोर्स करे जाते हैं और न्यायपालिका द्वारा उनका खंडन या उन पर कोई विवाद होने पर उसका उपचार अथवा सजा का प्रावधान किया जाता है। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो एक चिंता का विषय है, उनका चिंता का विषय ये है कि जब कानून बनाने वाले ही अपराधी होंगे तो फिर न्याय, उसका असर कार्यपालिका पे भी पड़ेगा और उसका ही असर न्यायपालिका पे भी पड़ेगा। उन्होंने ये चिंता जताई और इसी बात को मैं आगे जोड़ते हुए ये कहूंगा, इस बात का अंदेशा कहीं न कहीं भारतीय संविधान वेत्ताओं को रहा है, तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों को रहा है। तभी 1952 में जनप्रतिनिधि अधिनियम को लागू किया गया, पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 2 साल से अधिक सजा पाने वाले लोग राजनीतिक अखाड़े में नहीं उतर सकते हैं। अब हुआ क्या, जो राजनेता हैं, जो अपराधी लोग हैं, वो बहुत शार्प माइंडेड थे, उनको सपोर्ट करने वाले बहुत शार्प माइंडेड थे। उन्होंने क्या किया, अपनी इस छवि को कहीं न कहीं छुपाया और जो चुनाव में जो उनके घोषणा पत्र होते हैं तो छुपाया। इसीलिए 2002 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक आदेश दिया कि अपराध वाला कॉलम भरना आवश्यक है, उसके बावजूद इसका पालन नहीं हो रहा। जैसे आपने कहा कि हमारी राजनीतिक छवि, मतलब राजनीतिक जो यात्रा है नई है, तो मैं पहले बात ही बताऊं आपको, हमारी राजनीतिक यात्रा नई नहीं है। हम दिल्ली में 3 बार सरकार बना चुके हैं। अब आते हैं मुद्दे पर कि यदि राजनीतिक पार्टियां इसी तरह से दागदार लोगों को सत्ता में लाते रहेंगे तो क्या होगा। आप हमारे यहाँ CCC करके एक प्रावधान है जो हमारी कमेटी में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे हाईकमान ने बनाया कि इन 3 C पर लोग जब आकलन कर लेंगे तभी हम किसी को चुनाव लड़ने के लिए देंगे। और इस पे हमारे यहां बहुत कड़ाई से पालन हुआ, दिल्ली में भी आप देख लीजिए और उत्तर प्रदेश में भी हम इसका पालन कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो मुद्दा है प्रदीप जी, ये कहीं भी मुद्दा हमें ये कहने का नहीं है कि बीजेपी में ज्यादा है या कांग्रेस में ज्यादा है या सपा में ज्यादा है, इस पार्टी में ज्यादा। ये मुद्दा ये है कि इस बात को चेताना बहुत जरूरी है, जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई कि जब कानून, क्योंकि एक संविधान के हिसाब से यू कैन चैलेंज द कोर्ट इन द सीनेट बट यू कैन नॉट चैलेंज द सीनेट इन द कोर्ट, इसका प्रावधान है।
है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो कानून बनाने वाले आप देखिए आते हैं, उनके ऊपर जो राजनीतिक मुकदमे होते हैं या कैसे भी मुकदमे होते हैं, वो आते ही पहले कहते हैं मेरे मुकदमे हटा दिए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है कि यदि इसी तरह से होता रहा तो ये तीनों चारों स्तंभों को प्रभावित करेगा। प्रदीप जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक करें डॉक्टर रोहित सक्सेना। और मैंने आपकी नई पार्टी इसलिए कहा था कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपकी पार्टी थोड़ी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने 3 बार सरकार बनाई है दिल्ली में। इसमें और चिंता इस बात की है कि आखिर ये संसद की पवित्रता या शुचिता कैसे बरकरार रहेगी। रमेश ठाकुर जी, सुप्रीम कोर्ट हो या दूसरी कोर्ट हो, लगातार 2004 से या 2002 की बात करें तब से चिंता जाहिर कर रही हैं और स्ट्रिक्चर भी जारी कर रही हैं, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां हैं कि मानने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि हमारे आदेशों का पालन ही नहीं हो रहा। तो इसको आप कितना गंभीर मामला मान रहे हैं? अगर आए कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि हमारी जो हम नियम बना रहे हैं, जो हमारी उस चीज का फॉलो नहीं कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, कि ऐसी नौबत आ गई आज सुप्रीम कोर्ट भी लाचार हो गया, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रांगण से ये चीजें पॉलिटिकल पार्टियों के लिए निकलती है तो मुझे लग रहा है तो इसके बाद फिर क्या बचता है? एक आम आदमी का कौन सुनेगा? देखो प्रदीप जी, बहुत सही से समझने की जरूरत है। ये आज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये एक तौर पे ये मान के चलो ये पीआर मैनेजमेंट हो गई है, ये मैनेजमेंट की तरह चलती है। इनको पीएफ भी चाहिए, इनको फंड भी चाहिए, इनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बड़ा दमखम रखता हो, साम दंड भेद की सारे उनके अंदर गुण व्यापक ऐसे आदमी चाहिए, चाहे नए पार्टी हो चाहे पुरानी पार्टी हो। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इन चीजों से बची हुई हो। लेकिन इसमें करे तो करे कौन भाई? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये कोई करने को राजी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई 2 बार नहीं कहा गया। 99 में एक फैसला इसी तरीके से एक पीआईएल डाली गई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करी। उसके बाद में 2000 में आई, 2021 से आते आते 6 बार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की हेयरिंग हो चुकी है, इस तरह की बातें हुई, लेकिन मानता कोई नहीं है, कोई भी मानने को राजी नहीं है। अभी रोहित भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि ये कॉलम मत की अपराधी वाला उसको भरा जाए। देखो कुछ भी कह लो, आम आदमी पार्टी ने एक लकीर तो खींची है, लोगों के लिए एक संदेश तो दिया है कि अगर कोई दागी है तो कम से कम उसके दाग को दिखाया जाए, पाटा ना जाए। चाहे उनके यहाँ पे तोमर का मामला हुआ, उनको तुरंत ही हटाया गया। तो ये सारे ऐसे मामले हैं। अब उत्तर प्रदेश में जा रही, अभी आपने कहा नई पार्टी है, बिल्कुल नई पार्टी है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से नई पार्टियां हैं, लेकिन मुझे लग रहा वहां ये लोग नया क्या करेंगे? जो विकल्प की जो बात करते हैं, क्या विकल्प ऐसा ये लोगों को बताएंगे कि नहीं अपराधी जो है उसको हम टिकट नहीं देंगे? मुझे लग रहा अगर आम आदमी पार्टी करती है तो मुझे लग रहा ये बहुत अच्छा संदेश होगा दूसरी पार्टियों के लिए, नजीर ये साबित कर पाएंगे। बहरहाल मुद्दा ये है कि जो दाग है, दाग इनको अच्छे क्यों लगते हैं, उसके अगर गहराइयों पे अगर हम सही से जाएं तो कई सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, आदर्श ऐसी सारी चीजें आ जाती हैं जिसपे मुझे लग रहा ना कोई पाट सकता है, ना कोई बोल सकता है, ना उसको कोई सुधार सकता है। कोई ऐसे आप 2017 में जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे तो ये कहा गया था कि विशेष तौर पे बीजेपी की बात कर रहा हूं था कि बीजेपी ने कहा था कि हम बहुत सुधार करेंगे, यूपी के अंदर दागी किसी व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे। ये बात प्रधानमंत्री साहब अपने एक जो 2014 की जो रैली में भी बोल चुके हैं और यदा कदा उनके मंत्री संतरी बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब चुनाव बंटवारे की बात आती है, टिकट वितरण की बात आती है, वो सारी चीजें हवा हवाई हो जाएगी। मुझे सबसे बड़ी अच्छी ये बात यह है कि आपने कम से कम डिबेट रखी इस बात को लेके। एक उस समय आपने डिबेट रखी, उस समय विमर्श आपने करने की कोशिश करी जब ये चीजें होने वाली हैं, जब टिकट का वितरण होने वाला है। आपकी बात मुझे लग रहा है सारे पार्टियों तक जाए, रोहित भाई बैठे हुए, बाकी और हमारे पार्टी के बाकी मित्र बैठे हुए, कम से कम वो समझे, अपने बड़े लीडरशिप को ये बात कहें कम से कम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संजय मौर्य के पास चल। संजय जी, सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार चिंता जाहिर कर रहा है और बता रहा है। अब ये आपको क्या लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी जा रही है तो किसकी सुनी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट अपनी लाचारगी पेश कर रहा है कि हमारे आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। ये कितनी विडंबना मानते हैं आप इसको? देखिए, जब से 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए और जिस तरह से संसद की सीढ़ियों को मोदी जी ने चूमा और देश को ये बताने की कोशिश की कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं,
और उन्होंने ये भी कहा कि हम कुछ दिन में जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल फास्ट ठीक ट्रैक कोर्ट बनाएंगे बिल्कुल और ठीक। उनको जो है डिस्क्वालीफाई करेंगे। हाँ, लेकिन और एक साल के अंदर सबको, संसद को हम पवित्र कर देंगे, एकदम साफ सुथरी कर देंगे। लेकिन संजय मौर्य जी, सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी को कोसने से पहले आपको अपने गिरेबान में भी झांक के देखना पड़ेगा, अपनी खुद को आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि शुरुआत तो आप ही लोगों ने की ना। नहीं, देखिए, जहां रही बात शुरुआत की, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी अपराधियों को टिकट देने के लिए आतुर नहीं रही, जितना भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। भाई आज संजय मौर्य जी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास में ज्यादा सांसद है, ज्यादा विधायक हैं, इसलिए उनके पास दागी ज्यादा है। आप लोगों के पास कम सांसद है, कम विधायक हैं, आपके कम दागी हैं। आप 2004 से 2007 तक माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उनका बहुजन समाज पार्टी का नारा रहा कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगी हाथी पर। लेकिन जब उनकी सरकार आई तो उनका नारा बदल गया, गुंडे चढ़ गए हाथी पर, गोली मारे छाती पर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात। और इसके बाद आप 2012 में जब सरकार आई, इसके बाद आप इजाजत दें, मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ये ठीक बात है कि बीजेपी के 301 सांसदों में से 116 सांसद दागी हैं, ठीक है। कांग्रेस आपके पास मात्र 52 सांसद है और उसमें से 29 दागी हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, 29 दागी हैं, उनके खिलाफ जो भी मामले विचाराधीन हैं उस पर कोर्ट अपना निर्णय देगी। और जहां तक रहा सवाल, देखिए, उत्तर प्रदेश की हम लोगों में, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर कोई भी हमारे यहाँ किसी भी विधायक के खिलाफ, किसी भी एमएलसी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा। भाई आपके पास उत्तर विधायक है ही नहीं, एमएलसी है ही नहीं, तो उनके खिलाफ कहां से मामला होगा? नहीं, ये तो आप बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना मुकदमा स्वयं वापस कर ले रहा हो, जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अपना मुकदमा स्वयं वापस कर ले रहा हो, और वो मुकदमे ऐसे नहीं मुकदमे हैं, वो मुकदमे 302 के हैं, ठीक है, जघन्य अपराध है, किसी की हत्या हुई है, ऐसे चार्जेस अगर किसी के वापस लिए जा रहे हैं। और सुनिए, इनके एक वरिष्ठ मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं, सुरेश राणा जी, और थाना भवन से विधायक हैं संगीत सोम हैं, जिनके ऊपर मुजफ्फरनगर दंगे का आरोप है। अगर ऐसे मुकदमे वापस हो रहे हैं तो इस पे कोर्ट की चिंता जाहिर करना बात है, जरूरी है। इसलिए भी चिंता जाहिर कर रहा है। बिहार में जो आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव पर भी राजनीतिक पार्टियों को, 9 राजनीतिक पार्टियों को कंटेम्प्ट ऑफ केस का वो इशू किया है, नोटिस इशू किया है। तो ये आप याद रखिएगा। तो रोहित जी बहुत मुस्कुरा रहे, डॉक्टर रोहित सक्सेना आप बहुत मुस्कुरा रहे, और रमेश ठाकुर जी ने मेरी बात पर मोहर लगा दी है। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो आप नई पार्टी है ही है। मेरे मुस्कुराने का रीजन क्या है? मैंने आपसे चर्चा शुरू होते पहले ही कहा था कि अभी राजनीतिक पार्टियां इनके यहां ज्यादा है और मेरे यहां कम है, पर शुरू हो जाएंगे, मेन मुद्दे से हट जाएंगे। दूसरा, मैंने आपसे कहा था शब्दावली, कानून की शब्दावली के साथ खेलना, ये सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, मुझे ये बताया जाए जिनके ऊपर आपराधिक मामले लगे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं साबित हुए या नहीं हुए, उनको टिकट ही क्यों दिया, पहली चीज। अब मैं बात करता हूं 2014 की लोकसभा में, जैसे आपने कहा कि इस बार का प्रतिशत 43% है। 2014 में 185 सांसद दागी थे, वो जो प्रतिशत था उनका वो 34% था। इस बार जो 43% का आप हवाला दे रहे हैं, उनके नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो वो 233 हैं। यानी आप समझ रहे हैं, 543 के पहले 545 होते थे, 2 एंग्लो इंडियन का 16वीं लोकसभा में प्रावधान खत्म कर दिया गया, तो 543 सांसद देश में होने लग गए। अब आप समझिए, मेरा मुद्दा यही है जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये राजनीतिक पार्टियां ये इस बात की क्यों बात करते हैं कि इनके यहां ज्यादा है, मेरे यहां कम है, ये टिकट ही क्यों देते हैं? मुझे इस बात का जवाब सारे लोग दे दें पहले तो, क्यों देते हैं टिकट? तो ऐसे ही लगाया जाएगा ना डॉक्टर रोहित सक्सेना जी। ये तो गलत बात है ना। देखिए, एक बात समझिए, अगर ये कहा जाए कि फला व्यक्ति 10% चोर है और ढिकाना व्यक्ति 12% चोर है, तो 10% चोर वाला ज्यादा अच्छा है, ये तो गलत बात हुई। ये तो फिर आप शब्दावली के साथ खेलने लग गए। आपने टिकट ही क्यों दिया? और मैं आपसे कहूं, जैसे समय समय पे, जैसे मैंने बात कही, जैसे मैंने आपसे बात कही, एक मेरी बात खत्म कर लीजिए प्रदीप जी। 243 में मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं, 233 में आपके सामने आंकड़ा रखता हूं, 149 पर गंभीर, 59 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। महिलाओं से रिलेटेड मामले 19 सांसदों पर है, बलात्कार के 3 लोगों पर मामले हैं, और आपराधिक दोष जिनके ऊपर सिद्ध हो चुके वो 10 लोग हैं।
आप मुझे ये बताइए, यदि देश का संसद या विधानसभा इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत करेगा, होता क्या है? लोग कहते हैं गरीब आदमी के लिए कानून अलग होता है। आप समझिए, आम आदमी के लिए कानून अलग होता है और बाहुबलियों के लिए अलग होता है। क्यों? क्योंकि जब आप बाहुबलियों को चुन करके आने का मौका देते हैं तो इसलिए गरीब इंसान को उस कानून को फॉलो करना पड़ता है जिसके लिए बाहुबली नहीं कर पाते। जो ये राजनीतिक पार्टियां 70 साल 75 साल की हवाला दे रहे हैं, इतने समय से ये यही करते चले आ रहे हैं कि तुमने कम दिया, तुमने ज्यादा दिया, और इस तरह से जनता को गुमराह करते चले आ रहे हैं और कुछ नहीं है। और अंतोगत्वा यही निकलेगा कि इनके यहाँ ज्यादा थे, उनके यहाँ कम था। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में दिक्कत दो तरफ से है। एक तरफ जो कानून तोड़ने वाले हैं वही कानून बनाने वाले बन जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की चिंता लाजमी है। और दूसरी बड़ी बात है कि इन बाहुबलियों के सामने, इन दागियों के सामने आम आदमी कहां खड़ा होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चर्चा जारी रखेंगे। और ये दो बहुत अहम सवाल हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसी पर चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 1,63,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। इनफैक्ट एक और मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुकी है। प्राची जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, अधिवक्ता है। बहुत स्वागत है प्राची जी। और केसी जैन साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आपका भी बहुत स्वागत है केसी जैन साहब। केसी जैन साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। बिहार में जिस तरीके से आपकी पार्टी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिला और आपके ऊपर भी जुर्माना लगा, 9 पार्टियों पर जुर्माना लगा, क्या कहेंगे ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो मुकदमे वापस हो रहे हैं वो बिना हाई कोर्ट की अनुमति के वापस नहीं हो सकते। आदरणीय प्रदीप जी, पहली बात तो यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सारे राजनीतिक दलों को चिताया कि देखिए कि राजनीति का जिस प्रकार से अपराधीकरण हो रहा है और अपराधियों का जिस प्रकार से राजनीतिकरण हो रहा है, उसको रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय मोदी जी जब से सरकार में आए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से सरकार में आए हैं, उसके बाद में अपराधियों पे जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके बाद में यही अपराधी चाहे जिस दल में हों, दलों में जाते हुए भी घबरा रहे हैं। मुख्तार अंसारी, सुन लीजिए संजय मौर्य जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा वो केसी जैन साहब को 5 दिन में पार्टी से निकालना पड़ा। नहीं मौर्य साहब, केसी जैन साहब को पहले अपनी बात रख लेने दीजिए जी। कांग्रेस ने पंजाब में बचाने के लिए पंजाब से उत्तर प्रदेश के न्यायालय तक के आदेश का अवहेलना की और तमाम सारे मनगढ़ंत चीजों को का सहारा लेते हुए उनको उत्तर प्रदेश में वापस देने में ही लावाली। जिस प्रदेश में सर मौर्य साहब आपसे अनुरोध करें, क्योंकि जरा सारे मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं जी। उत्तर प्रदेश में भेजना ही पड़ा, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। और जो है पंजाब में एक मुकदमा की धमकी का मुकदमे के नाम पर उनको सारी सुविधाएं वहां जेल में मिल रही थी, सारी वीआईपी सुविधा मिल रही थी, फ्री टीवी, कूलर, एसी, ऐसी जगह पे मुख्तार अंसारी को रखा जा रहा था और एम्बुलेंस भी उनके पीछे पीछे घूम रही थी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो अपनी जो अपने आप
जिसके खिलाफ हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे लगे हो, संजय उस मौर्य व्यक्ति जी, को आपने पार्टी में शामिल करा के और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संजय मौर्य जी, मैंने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरा निकाल मौका दिया हो, और संजय आप मौर्य जी, स्वच्छता मैंने की बात आपको कर रहा पूरा हो, मौका दिया, जो पहले स्वच्छता की बात कर रहे हैं भारतीय संजय जनता मौर्य पार्टी जी, के लोग, संजय जिसके जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद ही 302 के मुकदमे संजय लगे जी, हो, संजय जी, आपको जिस मुख्यमंत्री के मौका खिलाफ दूंगा भाई, 302 के संजय- मुकदमे लगे हो, संजय जी आपको उसकी- मौका मिलेगा, उसकी- पहले उनको बात पूरी करें। नीतीश उसके भाई, प्रवक्ता आपको यहाँ बैठ opening- के स्वच्छता की बात संजय कर जी, रहे हैं। आपको ओपनिंग कमेंट का मैंने पूरा मौका दिया था ना, पहले उन्हें पूरी बात कर ली। कैसी जैसा जल्दी से उसके बाद में जो एडीआर की रिपोर्ट आई थी उसमें 189 विधायक संगीन मामलों में संलिप्त थे, जिसमें से 98 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर दुष्कर्म और हत्या के मुकदमे थे। 324 विधायक उस समय समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, उसमें से 111 जैसा वो डाटा सबके पास, हम लोग के पास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जल्दी से इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं वो बिना हाईकोर्ट की अनुमति के वापस नहीं लिए जा सकेंगे। हाईकोर्ट की अनुमति के बाद लिए जा रहे। दूसरी बात एक चीज और बताओ आपको, आदरणीय प्रदीप जी, मैं आपको एक चीज और बताऊं। देखिए, जिसमें वादी मुकदमा जो भी है वो भले ही स्टेट वर्सेस मुकदमा हो, सरकार के बना मुकदमा हो, लेकिन वादी मुकदमा जब तक स्वयं नहीं चाहेगा कि ये मुकदमा खत्म हो, तब तक स्टेट के चाहने पर भी मुकदमा खत्म नहीं हो सकता है, जिसमें भी 3 साल से ऊपर की सजा की धाराएं हैं। ठीक है जैन साहब, आप तो खुद ही वकील हैं, आऊंगा आपके पास में। प्राची प्रताप जी के पास चलूंगा, वह वकील है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। प्राची जी, आपको क्या लगता है कि अब ये दशा आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है हमारे आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने जिनका अनुपालन आज तक नहीं हुआ। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रमन्ना जी की बेंच ने ये डिसाइड किया कि उन्होंने पहली चीज तो उन्होंने जो पुराना ऑर्डर था उसको रेक्टिफाई किया है। उसमें थोड़ा बदलाव ये किया कि 4.4 में जहां पे था कि 48 घंटे या 2 हफ्ते के अंदर आपको बताना है कि आपके ऊपर क्या क्या आपराधिक चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं, उसको उन्होंने बदल के कहा कि नहीं, अब सिर्फ 48 आवर्स में आपको बताना है। सेकेंडली, उनका मेन इशू ये था जिसको उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है, क्योंकि आपको पता होगा पहले ये जजमेंट जस्टिस कालिस नरिमन जी के बेंच ने दिया था पिछले साल। एनीवे, अब उन्होंने जो बोला कि मिसयूज हो रही है पावर की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 321 के अंडर जो पावर ऑफ विड्रॉल है केसेस का, उसका बहुत मिसयूज हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब हाईकोर्ट की परमिशन की जरूरत है, और जब तक कि जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक जो ट्रांसपेरेंसी है और जो क्लीन करना चाहते हैं ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, वो नहीं होगा। तब तक बार बार जो प्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर आपराधिक वो नहीं प्राची जी, ये सब बात ठीक है, ये हम लोग 1990 से ये सब सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? खाली आदेश पर आदेश पारित करेगा क्या? इतने टाइम लिमिट में आपको पूरा जुर्माना भरना है और इलेक्शन कमिश्नर को बताना है कि ये पेमेंट हो चुका है कि नहीं। अरे वो जुर्माना भर देंगी, राजनीतिक पार्टियों के पास में पैसे की कमी नहीं है ना। लेकिन संसद की शुचिता का क्या होगा, पवित्रता का क्या होगा? हमें ये याद रखना जरूरी है, इसीलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्तंभ है, जुडिशरी भी एक स्तंभ है जो कि वॉच रखता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, और उस पर सबको फेथ है। आपको भी विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे, मुझे भी विश्वास है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑटो कॉग्निसेंस ले रहा है कि जहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां पे वो खुद आके बोले कि हाँ हमें ऐसा करना है। उसके बाद हो सकता है वो कुछ नई बात बोल दे। ठीक है प्राची जी। हाँ रोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, माननीय न्यायालय ने पहल तो बहुत अच्छी करी, लेकिन अब मैं आपको उसकी विवशता बताता हूं, और मेरे हिसाब से उस पर मेरे जो अधिवक्ता भाई और जो प्राची जी बैठी हैं ये लोग सहमत होंगे। भारतीय जो लोकतंत्र की जो राजनीति की धुरी है वो मंत्री परिषद के अधीन होती है। कोर्ट की आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की चिंता का पहले समझिए मैं क्या कह रहा हूं। वो मंत्री परिषद के अधीनस्थ होती है, और अगर उसने कोई भी चीज पारित करके भेज दी राष्ट्रपति जी के पास होने के लिए, तो वो देश का कानून बन जाएगा।
अब इसमें बताइए किस कोर्ट की आवश्यकता पड़ी अप्रूवल लेने की? उन्होंने पहल तो बहुत अच्छी करी। अच्छा, मैं आपको बताऊं प्रदीप जी, समस्या कहां आती है? समस्या वहां आती है जब देश में चुनाव होता है तो आचार संहिता का खूब धड़ल्ले से, मतलब जितना उसको तोड़ा जा सकता है, जितना उसके साथ खेला जा सकता है, ये सारी राजनीतिक पार्टियां आराम से खेलती हैं। तभी सोचिए 4 मामलों से शुरू हुआ मामला 2000। मेरा खत्म हो जाए दीजिए, बात का है, मेरा खत्म हो जाए दीजिए। आप तो मेरी बात, नियम बना दिए और चुनाव आयोग से कहा कि इसका अनुपालन कराना है। बात तो सुन लीजिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को अपने दागी नेताओं के प्रदीप जी मेरी बात सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, प्रदर्शित करना पड़ेगा। मेरी बात सुन लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। समस्या कहां है? जब 4 मामलों से शुरू होकर के 2000 प्लस मामले आचार संहिता के उल्लंघन के आने लगे, आज तक मुझे बताइए किस पे फैसला हुआ? और मैं गारंटी से कह सकता हूं आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति ही, वही जनप्रतिनिधि ही आचार संहिता का के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन पर चूंकि कार्रवाई नहीं होती और बाद में वो जाके सत्ता में जीत करके बैठ जाते हैं, फिर उनमें से कोई मंत्री बन जाता है, वो मंत्रिपरिषद के अधीन आता है। तो भारतीय संविधान को पहले हमको समझना पड़ेगा, किसी भी डिसीजन को आने से पहले। यदि उन पर मामला आचार संहिता के उल्लंघन के समय ही फाइनल हो जाए तो उनकी कहीं ना कहीं पात्रता उससे डिस्टर्ब होगी और वो बाहर हो जाएंगे। तो तब सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है, धुलने वाली राजनीति वो तब होगी। दूसरी बात कि अगर आचार छोटी सी गलती के लिए पहले ही सजा दी जाए तो ये बड़ी गलती नहीं होगी। दूसरी बात, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से कहता हूं, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से कहता हूं, क्या उनके पास इतना दमखम है? चोरी में फंसे हुए लोग अगर सांसद बनेंगे, कैसा प्रदर्शन रहेगा ये? मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से एक बात कहना चाहता हूं, ये क्या ये लोग आम आदमी पार्टी की तरह पहल करके रिक्शे, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों को, रेडी लगाने वाले भाइयों को संसद भेजने की क्षमता रखते हैं? इन बाहुबलियों को छोड़ करके नहीं रखते हैं। और अगर रख सकते हैं तो मुझे आपके मन से आज ये बोलें कि हम उसी तरह पालन करेंगे और एक आम इंसान को वहां भेजेंगे जिसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा। मुझे एक भी प्रवक्ता किसी पार्टी का बोल करके मेरे दावे के साथ अपनी बात बोले, एक भी प्रवक्ता नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि इनको चुनाव जीतना ही बाहुबल के लिए है जी, इनको जीतना ही चुनाव बाहुबल के लिए है। तो ये कैसे इस बात कर देंगे? ये आम इंसान को ऊपर लाना ही नहीं चाहते हैं कोई भी। और फिर क्या होगा कि ये मुकदमा अभी विचाराधीन है, अंडर जुडिक्शन है, ये है वो है, इस तरह की शब्दावली के साथ खिलवाड़ करेंगे। और फिर मतलब आप सोचिए 1990 से प्रारंभ होकर के 7 बार अलग अलग कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है इस तरह के आपराधिकरण को समाप्त करने के लिए, लेकिन नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग को सख्त होना पड़ेगा, आचार संहिता के उल्लंघन में डिसीजन लेना पड़ेगा, पात्रता को रद्द करना पड़ेगा, तभी जाके आपराधिकरण रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। 100 डिबेट हो जाए, 500 डिसीजन आ जाए, कुछ नहीं होना है। मुझे बता दें, अगर मेरे इतने अधिवक्ता भाई, मैं जो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं क्या, कि मंत्रिपरिषद अगर पास करके कोई कानून भेज देगा, कहां आप उसको चैलेंज करेंगे? मुझे बताइए। चुनाव आयोग केसी जैन साहब, कौन से चुनाव आयोग कहां से कार्रवाई कर पाता भाई? कहीं नहीं करता है। बातें करना अच्छी लगता है। कहां बताएं मुझे एक कार्रवाई का हवाला दे दें, एक कार्रवाई का हवाला दे दें, एक केस बता दें। आपके चैनल पे लाइव बैठा हूं मैं। अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा है और आप चुनाव में उतर रहे हैं, उसको आपने छुपाया है, तो आपके चुनाव जीतने के बाद में भी आपका चुनाव निरस्त हो जाएगा, इस तरीके की चीजें छुपाने के कारण। जैन साहब, अभी आप बात कर रहे थे आचार संहिता पर और आप पहुंच गए अभी जीतने पर और डिसीजन लेने पर। और मुझे आचार संहिता के मामले बताइए, कितने पर डिसीजन लिया गया है? 4000 से, मतलब मेरी जानकारी अगर सही है, 4000 से ज्यादा मामले हैं 16वीं लोकसभा में। मुझे बताइए। निरस्त हो जाएगा, लेकिन देखिए, चुनाव आयोग को इस तरीके से चैनल पे बैठ करके ये कह देना कि चुनाव आयोग कार्रवाई कहां से करेगा जब उसका फोन टैप होगा? चुनाव आयोग कार्रवाई कहां से करेगा केसी जैन जी? जब चुनाव आयोग का फोन टैप होगा पेगासस में, के बाद अपराधियों के मुकदमे वापस लेंगे, अपराधियों के छोड़िए, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेंगे, तो कौन सी राजनीतिक सुविधा? अरे आतंकवादियों के मुकदमे आप वापस लेते हैं। अगर किसी पे राजनीतिक मुकदमे है, माननीय नेताजी पर 500 मुकदमे थे। जैन साहब, डिबेट को उसी ट्रैक पे रखिए। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, डिबेट को उसी ट्रैक पे रखिए।
बीच में अगर आपने नई बात बोली तो मैं जब अपनी बात बोलूंगा तो बिल्कुल ट्रैक से हट जाएगी। यदि आप आतंकवादियों की बात करते हैं तो बताइए, महबूबा मुफ्ती जिसने अलगाववादियों का समर्थन किया, उसके साथ गठबंधन क्यों किया आपने? ट्रैक पे मत घूमिए, आप बताइए क्यों बुला के उसके साथ चाय पी गई? जो अलगाववादियों को सारी सुविधाएं दे रही थी, उसका समर्थन कर रही थी, भारतीय कानून को कह रही थी और कश्मीर में नहीं लागू होने देंगे, उसके साथ क्यों गठबंधन किया आपने? तो ट्रैक से मत हटिए, ट्रैक पे रहिए। ट्रैक से हटेंगे तो मैं नए मुद्दे ला दूंगा। वो बात करिए जो यहां चल रही है। जैन साहब, ऐसी बातें मत करिए, ऐसी बातें मत करिए जिससे डिबेट हटे। देखिए, ये गंभीर मुद्दा है। मैंने फिर कहा था, शुरुआत में ही कहा था, ये मुद्दा नहीं है कि हम यहाँ ये कहें आपके यहाँ ज्यादा है, उनके यहाँ कम है, इनके यहाँ कितने हुए। नहीं, ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है और हम सारे दलों को इस पे मंथन की जरूरत है कि ये एकदम सही बात है। रोहित जी, आप भी रुकिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। उस्मानी साहब रुकिए, आ रहा हूँ। केसी जैन साहब सवाल सुनिए। बनाया, उनको सांसद बनाया आपने, उनको विधायक बनाया। आतंकवादियों को मुकदमे कौन आपके पास आ रहा हूं। उस्मानी साहब रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। उस्मानी साहब, आपको आवाज मिल रही है? आप मंत्री बनाना चाहते हैं। इन्होंने सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए सरकार ने पूरी पैरवी की। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको रोका। अगर नहीं रोका होता तो वो आतंकवादी आज मंत्री बने अपराधियों के। उस्मानी साहब रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं भाई। जैन साहब सवाल सुन लीजिए भाई। अरे उस्मानी साहब रुकिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, रुकिए। जैन साहब, आप प्रधानमंत्री जी ने शुचिता का वादा किया था और कहा था कि हम 1 साल के अंदर जितने भी दागी सांसद हैं, विधायक हम चाहते हैं उनके मुकदमे फाइनल हो जाए और ये संसद जो है पवित्र हो जाए। उस वादे का क्या हुआ? हुए हर एक जिले में एमएलए एमपी कोर्टे अलग से हैं और उसमें त्वरित मुकदमों का निस्तारण के लिए लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। एमपी एमएलए की बात छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब जो भी मुकदमे हैं, अगर वो कन्विक्टेड नहीं है, अगर उसमें निर्णय नहीं हुआ है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं अपहरण के मुकदमे हैं जैन साहब, अपहरण, चोरी, हत्या, बलात्कार, ये मुकदमे हैं और सारी पार्टियों को बिहार में, सारे राजनीतिक दलों को एक साथ आकर के ऐसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं लड़ाऊंगा तो ठीक है, सारे लोगों को बहिष्कार करना पड़ेगा। किसको बहिष्कार कर दे? जब सारे अपराधी खड़े हो जाएंगे जैन साहब, तो जनता किसको बहिष्कार करे? उसकी मजबूरी हो जाती है। आ रहा हूं आपके पास में जी। सारी राजनीतिक पार्टियों की मंशा अलग है जैन साहब। सब चाहते हैं कि शुचिता हो, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। मुकदमे वापस ले रहे हैं और जब हम अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो यही समाजवादी पार्टी के मुखिया, आत्मावलोकन कर लीजिए। देखिए प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया जब हम ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं जो एमएलए और एमपी है, एमएलए एमपी रहते हुए उनके खिलाफ अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है जैन साहब, बात हो गई आपकी। फाइनल कमेंट के लिए चल रहा हूं, सबके पास समय कम है। ठीक है जैन साहब, हो गई बात पूरी। फाइनल कमेंट के लिए चल रहे हैं, समय कम है आज हमारे पास। ठीक है संजय मौर्य जी, आपके पास आ रहा हूं शुरुआत में। आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, क्या करना चाहिए जल्दी? मर्ज की दवा ये है कि जिस तरह से केसी जैन साहब ने अभी कहा है कि सारे मुकदमे वापस हो गए हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जब मुकदमे वापस होंगे, डिप्टी सीएम के खिलाफ मुकदमे वापस होंगे, जब मंत्री के खिलाफ मुकदमे होंगे, विधायकों के खिलाफ इनके मुकदमे वापस होंगे जी, तो न्यायपालिका की चिंता जायज है। और इन्होंने बात कही विधायक की, इनके विधायक कुलदीप सेंगर को किसने कौन बचा रहा था? इनके विधायक जो है जिसके खिलाफ इन्होंने, जल्दी से बता दीजिए इस मर्ज की दवा क्या है? इस मर्ज की दवा यही है कि सारे लोगों को अपराधियों से बचना चाहिए जी,
और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। ये बहुत दिन से हम सुन रहे हैं, आखिर ये कब पूरा होगा? उस्मानी साहब, आपका फाइनल कमेंट, इस्माइल जी की दावा क्या है? इस तरीके से अगर कोई सर्विस नौकरी करने जाता है या कोई ठेकेदारी करने जाता है तो वहां पुलिस का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता। सभी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि जो एमएलए आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं। अरे का मुकदमा है, गुंडागर्दी का मुकदमा है, हत्या का मुकदमा है, अब पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करेगी? पुलिस ने तो खुद ही एफआईआर दर्ज किया है। पार्टी से बाहर हो गए हो और पार्टी से बाहर हो गए। 5 साल आपकी सरकार ने उनको जेल क्यों नहीं भेजा? 5 साल आपकी सरकार नहीं। अरे जैन साहब, बात आपकी हो गई भाई, ठीक है। गया था, बसपा सरकार में जलाया गया था, आप उनको भी बचाते रहे। समाजवादी पार्टी का उनको क्यों 5 साल तक बचाते रहे? तुम गुंडों बदमाशों को पार्टी के शामिल ठीक है उस्मानी साहब, बात हो गई। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, देखिए प्रदीप जी, जैसे आप जैन साहब, बात हो गई, समय कम है हमारे पास। जैसे आप उस्मानी उपचार पूछ साहब, रहे आपकी हैं, बात हो गई। रोहित सक्सेना जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रदीप जी, आप उपचार पूछ रहे हैं, ये लोग उपचार नहीं बताएंगे। उपचार सिर्फ एक उस्मानी है, साहब, बात आपकी हो गई। उपचार सिर्फ और सिर्फ एक है। आम आदमी पार्टी की तरह आम छवि रखने वाले लोगों को अगर ये टिकट देके सदन तक पहुंचाने के मादा रखेंगे, बाहुबल और धन बल का लोभ छोड़ेंगे, तभी जाकर के इसकी कोई रेमेडी तैयार होगी। अन्यथा सिर्फ मैं कह रहा हूं 17वीं लोकसभा के बाद 18वीं लोकसभा, फिर विधानसभा, सब में यही होगा। इनके यहां ज्यादा है, मेरे यहां कम है, मैंने देखो कम अपराधी रखे, इन्होंने ज्यादा रखे। एक ही काम करना हो, साफ सुथरी छवि रखने वाले आम इंसान को टिकट दे करके संसद तक, विधानसभा तक, सदन तक पहुंचाने का अगर ये कलेजा रखेंगे हमारी पार्टी की तरह, तभी इसका कोई उपचार संभव है। अन्यथा मैं चैलेंज से कह सकता हूं कुछ नहीं होना है। और सबसे पहले जो चुनाव आयोग है उसको आचार संहिता के उल्लंघन के समय ही निर्णय लेकर के, देखिए आम इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आचार संहिता को उल्लंघन करे, बाहुबली करते हैं, उन पे उसी समय कार्रवाई करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं, अगले चुनाव में आप खुद ही बदलाव देख लेंगे। क्या इतना असंभव हो पाएगा? जी प्राची जी, कलेजा मजबूत करना पड़ेगा प्रदीप जी, कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ऐसा करे वैसा करे, सुप्रीम कोर्ट के पूरे डायरेक्शंस में उन्होंने ये भी कहा है कि ईसीआई को एक डेडिकेटेड ऐप बनाना होगा जिसपे हर कैंडिडेट का क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो भी होगा वो हर वोटर के फोन पे पहुंच जाएगा। सेकेंडली, उनको वेबसाइट पे हर पॉलिटिकल पार्टी को लिखना है कि उनके कैंडिडेट का कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो इंटरवेंशन हो रहा है इस वक्त एंड होपफुली इससे आगे धीरे धीरे एक रास्ता बन रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। रमेश ठाकुर जी, क्या कहेंगे आप? आप देखें तो, और अब जब मेरे से अगर ये पूछेंगे तो इसका निवारण किया, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, इसका निवारण सिर्फ जनता है। जनता ऐसे लोगों को वोट ना करे, इनकी औकात सामने आ जाएगी। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि राजनीति में अपराध क्यों बढ़ रहा है, उसका दोषी मैं सिर्फ आपको कहूंगा, हमें कहूंगा, आम लोगों को कहूंगा। जब पता है कि फलाना जब वोट मांगने जाता है उसके ऊपर मुकदमे हैं, उसके ऊपर तमाम सारे ऐसे आरोप हैं, अगर हम लोग ना दें। रमेश ठाकुर जी, हालांकि समय कम है हमारे पास में, फिर भी एक सवाल मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अगर कोई माफिया आपके आसपास रहता है और आपसे कहता है आपको वोट देना है, तो किसकी मजाल है कि उस माफिया को वोट ना दे? जनता की मजाल है कि वो अपनी होगा? आप ये तो कहना चाह रहे हो? देखो, जनता को समझना चाहिए। वो देखो, आज बदलता हुआ भारत है, आज वो चीजें पहले जैसे नहीं रही। कानून सशक्त है, कानून मजबूत है, ये चीजें आपको मानना पड़ेगा। वो चीजें पहले जैसी नहीं रही। देखो, कोई भी अव्यवस्था को बदलने के लिए प्रदीप जी आपको अलग जगानी पड़ेगी, आपको मजबूत होना पड़ेगा। ये चीजें सशक्त हुआ है भारत, ऐसा नहीं है। वो जमाना भूल गए जब लालू हेलीकॉप्टर से उतरते थे, लाली बिंदिया पे वो वोट हासिल कर देते थे। अब लाली बिंदिया पे वोट हासिल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं, बदलाव करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा। ठीक है रमेश जी, बहुत शुक्रिया।
समय इतना ही हमारे पास में। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद जी। रोहित जी, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। दिल्ली में किसी अपराधी को कोई टिकट नहीं दिया और हम हर बार सत्ता में आए हैं, तो मैं यही कहूंगा ये लोग कलेजा मजबूत कर लें, हमें फॉलो कर लें, तो बेहतर रहेगा और सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में भी किसी अपराधी को टिकट न दें। जी जी, बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार सांसदों की संख्या में इजाफा हो रहा है, दागी सांसदों की संख्या में इजाफा हो रहा है, दागी विधायकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है। उसके वो कह रहा है हमारे पास कुछ हथियार नहीं है। टीएन सेशन ने करके दिखा दिया कि कैसे चुनाव आयोग को चलाया जाता है। आखिर कब जागेगा ये चुनाव आयोग? और साथ ही साथ में जनता को भी अब जागरूक होना पड़ेगा कि जो जैसा रमेश जी कह रहे थे कि ऐसे लोगों को हम वोट ही ना करें और नोटा का बटन दबाएं तो शायद इन पार्टियों को अकल आए। लेकिन सबको मिल करके हम सबको बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिर इस सदन की शुचिता को कैसे बरकरार रखा जाए। नहीं तो यही जो कानून बिगाड़ने वाले हैं, कानून के साथ खेलने वाले हैं, वो कानून बनाने वाले बन जाते हैं और फिर उसके बाद अपने मनमाफिक कानून बनाते हैं। फिर मुश्किल हो जाएगी देश को भी और जनता को भी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।